हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द रन अकेडमी। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के प्रीवियस क्वेश्चन हमने स्टार्ट किए हुए हैं एंड 1 मार्क क्वेश्चन एंड 2 मार्क के कुछ क्वेश्चन जो थे हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए थे पिछले वीडियो के अंदर। आज के लेक्चर के अंदर हम कुछ और नए प्रीवियस क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। और हाँ, ऊपर जितने भी चैनल और जो पेजेस दिए गए हैं उनके जो लिंक्स है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 की। 2011 के अंदर ये क्वेश्चन हमें आया हुआ है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और इवन अगर आप अपने बुक के बैक एक्सरसाइज में चेक करेंगे तो वहाँ पर ये क्वेश्चन दिया हुआ है। कहता है कि अरे ऑफ मोनोक्रोमैटिक। मोनोक्रोमैटिक को मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था। मोनो मतलब होता है सिंगल, क्रोमैटिक का मतलब होता है कलर। ठीक है। लाइट एंटर्स अ लिक्विड फ्रॉम एयर। ठीक है। एज शोन इन द डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ से रे ऑफ लाइट आ रही है, 45 डिग्री एंगल बनाया हुआ है और 30 डिग्री एंगल से एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बनाते हुए बाहर निकल रहा है। कहता है कॉपी द डायग्राम एंड शो इन द डायग्राम द पाथ ऑफ द रे ऑफ लाइट आफ्टर इट स्ट्राइक्स द मिरर एंड री एंटर्स द मीडियम ऑफ एयर। देखिए, बात बहुत सिंपल है कि जब एक रे ऑफ लाइट आपकी किसी मिरर से स्ट्राइक करती है तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ओबे होते हैं। तो पहले आपने यहाँ पे नॉर्मल बनाएंगे। अगर ये 30 डिग्री है तो आपका ऑल्टरनेट होने की वजह से ये भी 30 डिग्री हो जाएगा। क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस मिरर के ऊपर 30 डिग्री है तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका रिफ्लेक्टेड रे जो होगा वो भी 30 डिग्री बना के ही जाएगा। तो ये जो है आपका 30 डिग्री है। फिर आपका ये बना दिया हमने नॉर्मल। तो नॉर्मल होने की वजह से अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी आपका 30 डिग्री हो जाएगा ऑल्टरनेट एंगल होने की वजह से। इसके बाद अब आप देख सकते हो बेटा कि 45 डिग्री है और 30 डिग्री एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। लेकिन जब रे ऑफ लाइट आपका 30 डिग्री पे फॉल कर रही है तो 45 से वो बाहर आएगी। ये आपका लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को ध्यान में रखते हुए हमने किया है। तो ये आपका 45 डिग्री है। तो बस इस तरीके से बेटा आपने अपना डायग्राम जो था वो मार्क करना था और कुछ भी नहीं करना आपने। मार्क इन योर डायग्राम द टू एंगल ऑन द सरफेस ऑफ सेपरेशन। मैंने बता दिया मैंने 30 डिग्री यहाँ पे, 45 डिग्री यहाँ पे, सब कुछ ऐसे है। बाकी इसकी प्रॉपर डायग्राम ये देखिए, ये रहा आपका, ये प्रॉपर डायग्राम है आपकी। आप इसको ध्यान से देख लीजिए और ये देखना है ये वाला देख लीजिए, अगर ये देखना है तो ये वाला कर लीजिए, जो आपको ठीक लगता है। ठीक है, आपके लिए मैंने सब कुछ ईजी किया हुआ है, आप देखिए और कर लीजिए। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है। कहता है कि इन द गिवन डायग्राम, ओके, पी क्यू है इज अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन ए रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। कॉपी द डायग्राम एंड कंप्लीट द पाथ ऑफ द रे ऑफ लाइट थ्रू द ग्लास ब्लॉक। इन योर डायग्राम मार्क द एंगल ऑफ इंसिडेंस बाय आई एंड द एंगल ऑफ इमर्जेंस बाय ई। देखिए, लास्ट लेक्चर के अंदर आपने एक चीज गौर करी, एक ही क्वेश्चन कितने बार रिपीट होते हैं आपके। तो जो जो आपके रिपीट होते हैं ना उनको ढंग से लिख लिख के प्रैक्टिस किया करो। और देखो, इन ये जो मैं प्रीवियस क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ ना, इसका फायदा किस तरह लेना चाहिए ये भी पता होना चाहिए आपको। क्वेश्चन मैं रीड कर रहा हूँ, उसके बाद वीडियो को करो पॉज और उसके बाद खुद आंसर बनाओ, लिख के देखो और फिर वीडियो को ऑन करके चेक करो कि यार मेरा दिया हुआ आंसर और आपने जो किया आंसर है वो सेम है कि नहीं है। अगर वो सेम है तो इसका मतलब आपको अच्छे से आता है, और अगर सेम नहीं है तो देखिए तरीका क्या है उसका सही आंसर देने का। तो सबसे पहले ये आपका हो गया यहाँ पर ग्लास स्लैब, और आपने बिल्कुल स्केल से बनाना है इसको प्रॉपरली। ठीक है, डायग्राम जब भी बनाओ स्केल और पेंसिल से प्रॉपरली बनाना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। बस जी, एक रे ऑफ लाइट आप ऐसे फॉल करवा रहे हो, ये मेरा P है, दिस इज माई Q। बस यार यहाँ पे आप नॉर्मल क्रिएट करो पहले। तो ये तुम्हारा एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा I। याद रखिए, एंगल ऑफ इंसिडेंस इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में होता है। फिर इसको बेंड करा दो रे ऑफ लाइट को। बेंड कराने के बाद उसको फर्दर आप बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, आप नॉर्मल बना के शो कर दीजिए। अच्छा, उसके बाद इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर देना, अच्छा सा प्यारा सा, लाइक दिस, ऐसे। मतलब ये लगभग ना दोनों पैरेलल दिखने चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, ये दोनों पैरेलल होने चाहिए। और ये तुम्हारा एंगल ऑफ इमर्जेंस ई हो गया। क्या रिलेशन आई और ई के बीच में कि आई जो है वो ई के बराबर होता है, हमने पता नहीं कितनी बार ये पढ़ लिया है। बाकी
प्रॉपरली देखो आपके सामने यहाँ पे बना के दिया हुआ है, जस्ट एक बार आप अच्छे से इसको देखें, आपको समझ में आ जाएगा करना क्या था। ओके, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड है 2.242। तो व्हाट इज मेंट बाय दिस स्टेटमेंट? इसके दो तीन स्टेटमेंट बन जाती है। देखो पहला स्टेटमेंट तो ये बन जाएगा कि व्हेन अ रे ऑफ लाइट पास फ्रॉम एयर टू डायमंड देन द स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीजेस बाय 2.42 टाइम्स। आप इसको इस तरीके से भी बोल सकते हो, व्हेन अ रे ऑफ लाइट मूव्स फ्रॉम या पास थ्रू या फ्रॉम डायमंड टू एयर देन द स्पीड ऑफ लाइट इंक्रीजेस बाय 2.42 टाइम्स। तो ये सारे आप इसमें आंसर दे सकते हो। मैंने यहाँ पे लिख के दिया है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायमंड इज मींस दैट द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज 2.42 टाइम्स द स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड। ये तीसरी स्टेटमेंट बन गई, मतलब एयर में जो स्पीड है वो 2.42 टाइम्स ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड। तो आप इनमें से कोई भी स्टेटमेंट कैसे भी दे सकते हो, आपका प्रॉपर्ली ये मतलब जो है एक्सेप्ट किया जाएगा। So what is one meant by the refraction of light? So when the ray of light moves from rarer to denser medium or denser to rarer medium or from one medium to another medium, so it actually get deviate from its path, and this phenomenon is known as the refraction of light. The cause of refraction of light is the change in the speed of light when it travels from one medium to another medium. So you have to understand the basic cause of the refraction of light, and that is the change in the speed of light when it travels from one medium to another medium. बाकी प्रॉपरली आंसर यहाँ पे दिया हुआ है, आप एक बार इसको देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके, अब बात करते हैं 20th की। कहता है रे ऑफ लाइट strikes the surface of a rectangular glass block such that the angle of incidence is 0 degree और दूसरा है 42 degree. Sketch a diagram to show the approximate path taken by the ray in each case as it passes through the glass slab and emerges. पहली बात, I इक्वल टू 0 का मतलब समझ जाइए प्लीज। I इक्वल टू 0 का मतलब होता है कि लाइट आपकी ऐसे नॉर्मली फॉल हुई है, ये है I इक्वल टू 0। तो बिना किसी डिविएशन के आर पार निकल जाता है लाइक दिस। इसमें एंगल ऑफ इमर्जेंस भी 0 है, आई भी 0, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी आपका 0 होता है। तो ये मेरे पहले पार्ट का आंसर है। दूसरे पार्ट के लिए बहुत सिंपल है यार, अभी आपको बता के दिखाया है। अब इस तरह से ये 42 डिग्री शो कर दीजिए, बेंड करेगा अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अब पता नहीं कितनी बार आपको बता चुका हूँ, दोनों पैरेलल होने चाहिए। तो ये जो आपका है वो 42 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, प्रॉपरली बना के पहले पार्ट का तो देखो ये रहा, आपको मैंने बता दिया ऑलरेडी, और ये मेरा 42 डिग्री का आ गया। आराम से देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा क्या हो रहा है। पक्का? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 की। कहता है ए मोनोक्रोमेटिक बीम ऑफ लाइट जिसकी वेवलेंथ है लैम्डा पासेज फ्रॉम एयर इनटू द ग्लास ब्लॉक and write an expression to show the relation between the speed of light in air and the speed of light in glass. तो देखिए बेटा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा होता है द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। ठीक है, याद रखिए बेटा, नीचे ग्लास अगर एयर है यहाँ पे तो आप ऐसे करेंगे, और नीचे बेटा आ जाता है आपका स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। ठीक है, तो ये आपने यहाँ पे करना है। ऐसा करने के बाद आप बस, ये आपका पहले पार्ट का आंसर है। दूसरे पार्ट में कहता है कि एज द रे ऑफ, अच्छा हाँ, वेवलेंथ की टर्म्स में भी आपको मैं बता देता हूँ यार, अभी भी है ना, ये भी करके दे देता हूँ। देखिए क्या होता है ना कि हमारा जो स्पीड है, देखिए जो स्पीड होती है वो होती है फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। ये आपको मैंने पहले भी बताया था। तो फ्रीक्वेंसी इन एयर इनटू वेवलेंथ इन एयर डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी इन ग्लास इनटू वेवलेंथ इन ग्लास। अब आप जानते हो कि फ्रीक्वेंसी सिर्फ सोर्स पे डिपेंड करती है, मीडियम पे डिपेंड नहीं करती। इसी वजह से फ्रीक्वेंसी इन एयर एंड फ्रीक्वेंसी इन ग्लास दोनों सेम है, उनमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये कट जाएगा। फाइनली बेटा, वेवलेंथ इन ग्लास इज इक्वल टू वेवलेंथ इन एयर डिवाइडेड बाय म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम हमें मिलता है। तो मैं आपको सिर्फ यहाँ पे ये समझाना चाहता हूँ कि आप देख सकते हो कि वेवलेंथ इन ग्लास 1/μ टाइम्स हो जाता है वेवलेंथ इन एयर से।
तो इसका मतलब ये हुआ कि वेवलेंथ और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट का जो आंसर है वो यहीं से आपको मिल जाएगा। कहता है कि एज द रे ऑफ लाइट पासिस फ्रॉम एयर टू ग्लास स्टेट हाउ द वेवलेंथ ऑफ लाइट चेंज। तो एयर टू ग्लास, तो ग्लास में जाते ही उसकी वेवलेंथ कम हो जाएगी, कितनी, 1/μ टाइम्स। डज इट इंक्रीज, ऑब्वियस डिक्रीज करेगा। तो ये आपका आंसर है। बाकी देखिए आपके लिए प्रॉपरली मैंने आंसर लिख के दिया है, जैसे आप इसको कॉपी कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा ये देखो सेकेंड पार्ट, दे आर इनवर्सली, तो आप इस तरह करके अपना आंसर दे सकते हो, ठीक है। परफेक्ट जी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। कहता है द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन डायमंड इज 12100 किलोमीटर पर सेकेंड। देखो ऐसा ही सेम सा हमने कुछ पहली वीडियो में भी किया था, मैं आपको फिर से करके दिखा देता हूं। देखिए वेलोसिटी ऑफ लाइट इन डायमंड, पहली बात ये आपको दिया है 121,000 किलोमीटर पर सेकेंड। अब 1 किलोमीटर में हमारे पास 1000 मीटर्स होते हैं, इस वजह से 121,000 साथ में 1000 मीटर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, डिवाइड बाय सेकेंड आपका एज इट इज रहेगा। अब ध्यान से देखना, 121, 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6 मीटर पर सेकंड लिख दिया। अब देखो साइंटिफिक नोटेशन हमें ये बोलती है कि 1 के बाद, मतलब पहला जो डिजिट है उसके बाद ही डेसिमल आना चाहिए। जैसे 1.21 डेसिमल आ गया, और बाकी जितनी भी जीरोस होंगी कैसे लिखेंगे, थोड़ा ध्यान से देखना प्लीज, 10 की पावर में, क्योंकि डेसिमल यहां लगाया है तो डेसिमल के, देखो डेसिमल यहां लगाया ना मैंने, तो डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं वो काउंट करो। तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, तो 8 डिजिट्स है, इसलिए यहां पे 8 लिखा जाएगा। तो ये आ गया मीटर पर सेकेंड। तो बस इस तरीके से आपने साइंटिफिक नोटेशन में इसको लिखना होता है, ठीक है। बाकी वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछ रहा है यार, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एयर। तो मैंने आपको और भी बताया था ना कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइड बाय स्पीड इन डायमंड, स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड, ठीक है जी। तो ये हो गया 3 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, और नीचे आ जाएगा बेटा 1.21 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। देखिए ये इससे कट जाएगा, कटने के बाद 1.21 है ना, तो इसको लिख सकता हूँ D3 डिवाइड बाय 121 डिवाइड बाय 100, ये ऊपर चला जाएगा 300 डिवाइड बाय 121। बस आपने इस फ्रैक्शन को सॉल्व करना है, तो 2.48 जो है वो बेसिकली इसका जो आंसर है वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। बाकी देखो मैंने सॉल्व करके यहाँ पे आपके लिए दे दिया हुआ है, एंड आई होप आपको समझ में आ जाएगा किस तरीके से करना था। बाकी एक बार फिर से ध्यान से आप देख लो इसको कैसे मैंने किया है, प्रॉपर्ली सॉल्व करके दे दिया आपको मैंने, कन्वर्जन बता दी है, उसके बाद कैसे सॉल्व करना है वो सब बता दिया है। तो थोड़ा ध्यान से देख लीजिए, समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे है 3 मार्क के क्वेश्चन। तो 3 मार्क के क्वेश्चन के अंदर हम 2-3 क्वेश्चन अभी करेंगे, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। पहले हम यहाँ की बात करेंगे, तो राइट अ रिलेशन बिटवीन द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फॉर ए गिवन पेयर ऑफ मीडिया। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है म्यू इज इक्वल टू साइन आई बाय साइन आर होता है ना, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन के हिसाब से, साइन ऑफ आई डिवाइड बाय साइन ऑफ आर। तो ये मुझे लगता है पहले पार्ट का आंसर बन जाता है। So when a ray of light enters from one medium to another, having different optical density, it bends. What does this phenomenon? Why does this phenomenon occur? Why? क्यों होता है? So this is because of the change in speed of light when it enters from one medium to another medium. Write one condition where the ray of light does not bend when enters the medium of the different optical density medium. So there are actually 2 different reasons. The first one is that if a ray of light falls normally on the surface, then without any deviation it passes from one medium to another medium. So this is the first way. Another condition is that
if a ray of light enters from one medium to another medium, both medium should have the same refractive index. Means if this is 1, this is mu2, then mu1 should be equal to mu2. So under this condition, the light will travel from one medium to another medium without any deviation. So these are the two conditions under which the light does not bend when it enters from one medium to another medium. आई होप आपको ये आंसर समझ में आ गया होगा. चलिए बाकी प्रॉपर्ली दिखा देता हूं. तो ये पहले पार्ट का आंसर हो गया, ठीक है, ध्यान से देख लीजिए. फिर ये दूसरे पार्ट का आंसर हो गया जिसके अंदर आपको बताया गया है कि क्यों होता है, तो स्पीड वेरी करने की वजह से, ठीक है. और ये आपके तीसरे पार्ट का आंसर है जो मैंने कहा था नॉर्मली फॉल करा दीजिए, क्योंकि एक कंडीशन है तो एक कंडीशन बताई ये है, दूसरी मैंने आपको बता दी है. चलिए 24 की बात करते हैं. कैन द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम बी लेस देन 1? देखिए ये पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है. उसका रीजन है, देखिए अगर मैं कहता हूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मान लीजिए ग्लास निकालना है विद रिस्पेक्ट टू एयर, तो एयर की होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड और ग्लास की होती है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. तो मैं एक जनरल आपसे बात करूं तो ए म्यू मीडियम कर दूं तो स्पीड जो है ऊपर हमेशा एयर आएगा न्यूमरेटर का, और नीचे जो स्पीड है वो क्या आएगा, हमेशा मीडियम का आएगा. और मीडियम का स्पीड हमेशा कम होता है स्पीड ऑफ एयर से. तो डिनोमिनेटर क्योंकि हमेशा कम होगा स्पीड ऑफ एयर से, इसलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है उसकी वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 आएगी. इक्वल टू 1 आ सकती है अगर ऊपर भी हवा है नीचे भी हवा है, तो इक्वल टू आ सकती है, ग्रेटर आ सकती है, बट लेस देन 1 कभी नहीं हो सकता. क्योंकि जब कभी भी हम किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं विद रिस्पेक्ट टू एयर होता है. हाँ अगर आप बोलो सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू मीडियम करूंगा तो आता है. अभी क्या बोला इसने, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम बोला, तो किसी मीडियम का एब्सोल्यूट निकालने के लिए वो विद रिस्पेक्ट टू एयर लिया जाता है. तो इस वजह से क्लियर. सेकेंड पार्ट में कहता है अ कॉइन प्लेस एट द बॉटम ऑफ अ बीकर अपीयर टू बी रेज्ड बाय. अपीयर टू बी रेज्ड, देखिए जब कभी भी आपका ये टर्म आ जाता है अपीयर टू बी रेज्ड, appears to be raised, कभी भी आपको अगर ऐसा लिखा आ जाए appear to be raised, तो इसका मतलब पता क्या होता है कि ये आपको एक्चुअली में शिफ्ट दिया हुआ है, और शिफ्ट यहाँ पे 4 सेंटीमीटर आपको दिया हुआ है, ठीक है. और आपको अगर याद हो तो बेटा शिफ्ट का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है हमने, ये होता है रियल डेप्थ इंटू 1 - 1 बाय म्यू, है ना. तो ये 4 सेंटीमीटर आपको दिया हुआ है, और देखिए रियल डेप्थ फाइंड करने को बोला है उसने, तो रियल डेप्थ ये लीजिए 1 - 1/4/3, ये 3 ऊपर जाएगा, यहाँ पे पूरा सोल्व कर ही देता हूँ यार. देखो 4 सेंटीमीटर इज इक्वल टू रियल डेप्थ, मैं वैसे तो डायरेक्टली मैं सोल्व कर चुका हूँ, वैसे मेरे दिमाग में इजी सा है. चलिए बस भी आपको नहीं, चलो 1 - 3/4 आपके पास यहाँ पे हो जाएगा, तो दैट विल बी रियल डेप्थ इंटू 4 एलसीएम बनेगा आपका, तो दिस विल 4 - 3, so that would be 4 सेंटीमीटर इज इक्वल टू रियल डेप्थ इंटू 1/4, और ये 4 इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, सो रियल डेप्थ विल बी 4 सेंटीमीटर इंटू 4, आंसर है 16 सेंटीमीटर. तो बस इस तरीके से आपने इसको सॉल्व करना था. इजी है ना यार, हो जाएगा, गुड. चलिए बाकी प्रॉपरली भी आपको दिखा रहा है, तो देखिए ये मेरे पहले पार्ट का आंसर है, ठीक है, और ये प्रॉपर सोल्यूशन करके दे दिया आपको मैंने. आप ध्यान से देख लीजिए किस तरह से आंसर करना था आपने, ठीक है, हमने वैसे ही किया है, कोई डिफरेंस नहीं है. चलिए अब हम बात करते हैं 25th की, ठीक है, और आज का ये थोड़ा हमारा आखिरी सा सवाल है, थोड़ा ध्यान से देख लीजिए. कहता है कि स्टेट द लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. तो हमने पढ़ा हुआ है यार कि 2 लॉज होते हैं. एक तो हमारा ये लॉ था कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, नॉर्मल रे एंड द नॉर्मल all lies on the same plane, ठीक है. और दूसरा क्या था, the sin of angle of incidence to the sin of angle of refraction, इनकी जो रेशियो है वो कांस्टेंट होती है और वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर होती है. और उसके बाद वो कहता है कि राइट रिलेशन बिटवीन द एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, एंगल ऑफ इमर्जेंस ई, एंगल ऑफ प्रिज्म ए और डेल इक्विलेटरल ग्लास प्रिज्म. तो ये तो हमने पढ़ा हुआ है यार कि हमारा I + E जो है वो A + डेल के बराबर होता है, तो ये रिलेशन हमने प्रिज्म के अंदर पढ़ा हुआ है. तो ये मेरा सेकंड पार्ट का आंसर है.
बाकी देखो प्रॉपरली मैंने आपको आंसर यहाँ पे लिख के दे दिया है एंड आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आपने इसका आंसर देना था। ठीक है, तो आज के लेक्चर के अंदर हमने रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कुछ और क्वेश्चंस को डिस्कस किया एंड आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि किस तरह से इन क्वेश्चंस के आंसर आपने देने हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।